प्रारब्ध के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक नई चर्चा में। थंबनेल में हमारे आज की चर्चा का विषय आपने देख लिया होगा, पाकिस्तान यानी हमारा पड़ोसी, जो इस समय सैलाब यानी बाढ़ से परेशान है। आइए पाकिस्तान के इस दुर्दशा और भारत का उससे क्या सरोकार है, इस पर बातचीत के लिए स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में आदरणीय पुष्कर जी का। पुष्कर जी नमस्कार। पड़ोसी डूब रहा है, 60% के लगभग पाकिस्तान इस समय सैलाब के, और वो भी सैलाब बाढ़ जैसी बाढ़ नहीं बल्कि बहुत भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। पाकिस्तान पर आए इस अजाब पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? पहली प्रतिक्रिया ये है कि ये एक प्राकृतिक कहर है पाकिस्तान पे, और जहाँ ये प्राकृतिक है वहाँ पे मैनमेड भी है। ये दरअसल जो इनके ग्लेशियर्स पिघले, अतिवर्षा हुई, पहले सिंध में होती रही, फिर ऊपर हुई, और फिर उसके बाद जो है जो आपका जो सीपैक जहाँ से निकलता है क्योंकि बल्तिस्तान और पोखरण की घाटी तोड़ते हुए फिर बल्तिस्तान, फिर वहाँ पे इतने पिछले कुछ सालों से कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे, बन रहा था, उसमें जो है जो लोकल जो बैलेंस था नेचर का वो डिस्टर्ब हुआ था, पेड़ कटे थे काफ़ी, और उस वजह से जो है जब पानी अति वर्षा हुई, अतिवृष्टि हुई और ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट वहाँ भी रहा और एकत्र हुआ, तो हर तरफ से पानी ऊपर से नीचे आया। और क्योंकि उनके यहाँ जो है कोई फ्लड मैनेजमेंट पिछले 7 दशकों से पाकिस्तान में कोई विशेष प्रयास नहीं हुए, और ना ही उनके यहाँ डैम्स उतने थे कि जहाँ पे इतना कि जो है पानी के फ्लो को रोका जा सके या उसको जो कंट्रोल किया जाए, ऐसी कोई स्थिति जो है पाकिस्तान में उस इलाके में नहीं होने के कारण वो पानी पूरा भर आया, और उसने जो है जैसा होता है जब एक जो हमारे यहाँ भी है कि जो नदी का जो नेचुरल पार्ट होता है उस पर कब्जा करने की प्रवृत्ति जो है, उसे मकान बनवा लेना, ये बनाना, तो ये जो हमारे यहाँ होता है वो वहाँ पे भी हुआ। और इसीलिए जो डिस्ट्रक्शन जो हुआ जो है बेसिकली जब पानी एकदम से आया, उसने अपना नेचुरल पार्ट ऊपर घेरा, उसके ऊपर चला गया, तो जनमान की बहुत ज़्यादा हानि। फिर वो जब पानी आया तो वहाँ ऊपर होते हुए बलूचिस्तान और सिंध में पूरा जो भर गया। तो आज की स्थिति ये है कि 1/3 एक तिहाई पाकिस्तान जैसा वो बता रहे, लेकिन मेरा अपना मानना है उससे ज़्यादा ही है। पाकिस्तान जो है डूबा है, और डिस्ट्रक्शन जो हुआ है वो बड़े मैसिव स्तर पे हुआ। और अभी मैं देख रहा था कि पंजाब में भी उसके असर आने लगे थोड़े बहुत, लेकिन फिलहाल आपका जो है ये KP के ख्वाजा पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध। अच्छा, पाकिस्तान जब भी पानी की बात करता है तो हमने परंपरागत रूप से ये सुना है कि उनके यहाँ से 2 ही आवाजें आती रही इससे पहले या अब तक भी। हालांकि इस वाले सैलाब ने भ्रम तोड़ा है कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया तो उनके यहाँ बाढ़ आ गई, उनके यहाँ सूखा पड़ गया तो इंडिया ने पानी रोक लिया। तो अब आपने पहली बार जो उसमें सीपैक की बात की, तो चाइना एक पार्टी आ रहा है उनके इस सैलाब में, तो इंडिया का पानी छोड़ना, इंडिया का पानी न छोड़ना, उनके सूखे और उनके बाढ़ की जो वजह परंपरागत थी, उससे मामला उनके यहाँ सोच और समझ के स्तर पर कुछ बदला है? नहीं, बदला ये लगातार पाकिस्तान को वॉच करते रहे। बदला ये है कि देखिए, पहले जो है क्या जो बलूचिस्तान में जो बलूच कर रहा हूँ, सिंध में जो आती थी तो जो करते थे, तो बेसिकली जो नदियाँ तिब्बत प्लेटियो से निकलती थी
जिसपे जो है बाकी नदियां इनकी थी हमारी ईस्ट वाली नदियां हमारा कंट्रोल में थी, वेस्ट वाली उनकी थी। उस पे वो बोलते थे कि जो है पानी खोल दिया नीलम घाटी की थ्रू। ये जो फ्लड आया है जिसकी बात हो रही है, ये आपका जो है काकोरम की जो नदियां हैं, वो पहाड़ी नाले हैं, पहाड़ी नदी है, सिंधु नदी है, वो है, वहां का है ये। जैसे भारत मतलब नहीं है वो, वहां से हुआ है। इसलिए जो है ये जो डिस्ट्रक्शन है, इस जो बाढ़ की वजह उनको मालूम है। इस बाढ़ का के जो बहाना एक ट्रेडिशनली चलता था, वहाँ के पॉलिटिशियंस या वहाँ का जो नैरेटिव प्ले करते थे, उसमें भारत का कोई इसमें नहीं रहा था। क्योंकि ये जो है भारत से वो ये उस जगह से बाढ़ आई नहीं है जो नदियां भारत के तिब्बती प्लेटू से होते निकलती है। अच्छी बात। मैं फिर एक बार पूछूंगा, जब इस बार की बाढ़, उनका जो गढ़ा हुआ नैरेटिव है खानदानी कि इंडिया ने छोड़ दिया, अब जब ये साफ है कि इंडिया के छोड़ने न छोड़ने से उसका कोई मतलब नहीं है और ये बाढ़ कहीं तीसरी जगह से आ रही है या दूसरी जगह से आ रही है, तो कहां से आ रही है और क्यों आ रही है, इसको लेके कुछ सोच समझ बढ़ी है पाकिस्तान? बिल्कुल बात सोच बढ़ी है, क्योंकि तो बराबर वो वहां सच्चाई सी बात की हो रही है कि जो है ये जो आपदा जो है आई है, इसका जो है बेसिकली जो है उस तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं। क्योंकि ये बेसिकली ऐसा ना, जब आपका जो फिर मैं कह रहा हूँ ना कि ये बेसिकली क्योंकि काकोरम वहां से जो आपका वैली है, वहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं, वहाँ की का पानी है, वहाँ से पानी बरसा निकला है। तो भारत का इससे कोई कनेक्शन रहा ही नहीं, इसलिए उनको भी मालूम है कि यदि पूरब से उनके आती तो हमारी तरफ से हुआ होता। वो उनके पश्चिमी भाग से आ रहे हैं, आ रहा, तो उनको मालूम है ये। बस उनकी जो है उनके समझ में आ रहा है कि, और कई सालों से ऐसी बात भी नहीं है। पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से, मतलब पिछले 4-5 साल से विशेष रूप से इस पे बात चर्चा हो रही थी। जब खास और तब बात चर्चा हुई जब भारत में मोदी जी के आने के बाद जो है सिलसिला छोटे डैम बनाने का चालू हुआ, तब उनको लगा था, उन्होंने कहा था कि हमने जो है एक ही गलती की कि हम लोग बराबर जो है डैम हमने जो है वाटर मैनेजमेंट हमने नहीं किया, जिसकी वजह से हमको ये परेशानी आती है। तो ये बात क्या चली, लेकिन क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल विल और खुद उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, कई चीजें ऐसे और कंट्रीब्यूटर्स थे जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी बांध बनाने की कोई बहुत बड़ी काम में आगे नहीं बढ़ता है। एक बन रहा है चाइना वाला बन रहा है की मदद से बना रहे हैं, लेकिन डैम एक ऐसी चीज होती है, हाइड्रो प्रोजेक्ट वाले डैम जो स्पेशली, ये बड़ा टाइम टेकिंग, बड़ा बजट होता है उसका और लंबा समय लेता है, एक दिन में बांध नहीं बनता है। अब क्योंकि मुसीबत आ चुकी है, अब वो बांधे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अलग बात है। लेकिन आज आर्थिक स्थिति को के जिस निचले स्तर पर पाकिस्तान है, इसलिए जो है दोधारी मार कहेंगे इस बाढ़ को, क्योंकि सिर्फ ये बाढ़ ही नहीं है, क्योंकि अब उनका एक खतरा और है कि आपको जो डिस्ट्रॉय हो गया, जहां पर डिस्ट्रक्शन हो गया, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, और जो आदमी डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं उनका रिहैबिलिटेशन। वो तो गरीब आदमी है, वो एक बहुत बड़ी समस्या मानवीय त्रासदी पाकिस्तान के सामने है, और उसके लिए चाहिए पैसा, वो उनके पास नहीं है, उसके लिए चाहिए बाहर से मदद। और जिस काल में हुआ उस काल में थोड़े बहुत पैसे आएंगे, लेकिन जिस वॉल्यूम में आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। चीन उनके इस 3-4 साल और इस साल जो कि भयंकर रूप से आ गई है बाढ़, चीन इसके पीछे उसकी भूमिका है, चाहे अनचाहे। सीपैक उसके पीछे है। मैं फिर आपसे पूछूंगा तीसरी बार कि ये समझ कितनी बढ़िया है पाकिस्तानियों में? देखिए, ये समझ तो नहीं बढ़ती है, क्योंकि इसमें देखिए चीन का तो इसमें योगदान आप डालिए, लेकिन ये बेसिकली ये तो पाकिस्तान का ही मामला था ना, ये तो चाइना इसमें कोई जिम्मेदार नहीं मानता। सीपैक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट में होता, हमारा ही प्रोजेक्ट होता, पेड़ काटे जाते, लेकिन उसका जो है फिर तो
रिफॉरेस्टेशन वो तो हमें करना होता है ना, वो चीज थोड़ी करता है। नहीं, तो ये भी तो किसी एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा ही होता है कि उसके ग्रीन बेल्ट को सही रखना, जितना उससे पेड़ कटे हैं उसको दोबारा लगाना। 2 साल पहले जो है, 3 साल पहले इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट चालू हुआ था, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। और कोई पेड़ जो है एक दिन में तो नहीं खड़ा हो जाता। तो ये बेसिकली जो पुरानी इनकी गलतियां, मूलभूत की जो मूलतः गलतियां इन्होंने करते आए हैं धरातल पे, वो उसका परिणाम ही सामने देखने आ रहा है और इतनी बड़ी त्रासदी के रूप में आई। फिर त्रासदी सिर्फ पानी तो आया चला जाए, वो त्रासदी तो अलग है। वो पानी आके नीचे ठहरा भी हुआ। जब ऊपर से जो तेजी से आएगा पानी कहीं जाएगा तो वो पूरा बलूचिस्तान बताते 21 डैम टूटे जो मड डैम के बनते थे, जिसमें जो हमारे बंदे जिसे बोलते हैं उसको डैम कहते हैं वो, लेकिन वो मट्टी के बन के जो है किया था, तो 21 डैम उनके टूटे। तो इसके मतलब ये है कि डैम जब बनाए गए तो भी सही तरीके से नहीं बने। निश्चित रूप से हमारे यहाँ करप्शन होता है, उनके खूब करप्शन हुआ होगा। पानी का फ्लो इतना हैवी वॉल्यूम का था कि एक टूटा तो उसमें टूटते चले गए, तो फिर पानी फैल गया। अच्छा, दर्शकों के थोड़ा सा आसान समझ के लिए बता दें कि जिनको पाकिस्तान में डैम कहा जाता है, दरअसल वो मिट्टी के कच्चे बांध है जो हमारी नदियों के आसपास बने होते हैं। हाँ, वो उनको डैम बोलते हैं। वो डैम कहते हैं, वो भी अपने भाषा में क्लियरिफाई करते हैं वो, लेकिन प्रचार इसी बात का 21 डैम टूटे। लेकिन 21 मतलब यदि 21 बंदे भी टूटे, हाँ बंदे, हाँ भाई एक बंदे में ब्रीच आ जाती है तो वो जो है किलोमीटरों का एरिया जो है ले लेता है। जहाँ पे 21 टूटे तो इसके मतलब मेजर त्रासदी है। अच्छा, जो भी मैं वीडियो जो कुछ आप देख भी रहे हैं वो बड़ा ही लिमिटेड से आ रहा है, और क्योंकि बलूचिस्तान वैसे भी सामान्यतः आउट ऑफ फोकस रहता है, बिल्कुल, तो वहाँ की मीडिया ने भी ज्यादा कवरेज इसका नहीं किया है, मतलब वीडियो कवरेज तो नहीं किया है। जो लोगों के पास जो स्मार्टफोन से जो हो सकता था वो सब किए, तो उसको देख के तो समझ में आता है कि स्थिति बहुत ही खराब है। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा ना, मैंने भी जो कुछ भी देखा है वो ज्यादातर जो कुछ आ रहा है थोड़ा बहुत वो सिंध से आ रहा है। अगर कुछ वीडियोस भी आ रहा है तो ज्यादातर सिंध से आ रहे हैं, बलूचिस्तान की तो खबर नहीं। बलूचिस्तान अब आते हैं उनके बाढ़ और दुर्दशा पे बात हो गई। महंगाई का साहब यह आलम है कि 600 रुपया किलो प्याज, 450 रुपया किलो टमाटर, और गोश्त कैसे पकेगा उसके अल्टरनेटिव्स पे बात हो रही है वहां। बहरहाल, अब हमारा उनसे क्या रास्ता है और हम क्यों बैठ के यहाँ चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया, मानवीय भावना से ट्वीट किया, संवेदना का एक ट्वीट किया, और जैसे ही संवेदना का वो ट्वीट सोशल मीडिया पे आया भारत, तो खास तौर से भारत का भारतीय समाज और उसमें भी खास तौर से राष्ट्रवादी खेमा, उसने सबसे पहले मॉरल पुलिसिंग शुरू कर दी कि अब ये मदद देंगे, अभी तो ट्वीट किया है, अब तो ये मानवीय मदद देंगे, इन्हें क्यों देना चाहिए, इन्हें क्यों नहीं देना चाहिए, ये भारत में। दूसरी तरफ जब हम लगातार देख रहे हैं पाकिस्तानी साइड, उधर की चर्चाएं, उधर के वीडियोस, उधर के मीडिया या OTT प्लेटफॉर्म पर चर्चाएं, तो वहां भी यही बात चल रही है कि हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। हालांकि 80-20 का रेशियो है, जो हार्डकोर है वो कह रहे हैं नहीं लेना चाहिए, हम मर जाएंगे नहीं लेंगे, बाकी कह रहे हैं साहब बिल्कुल लेना चाहिए। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री के इस मानवीय संवेदना भरे ट्वीट और उसके बाद से अब तक की खामोशी ग्राउंड लेवल पे, कुछ देने लेने के लेवल पे, इसको कैसे देखते हैं आप, और साथ में उस पर जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा कि जो ये बड़ी तेज प्रतिक्रिया निकल के आने की परंपरा बन गई है भारतीय राष्ट्रवादी खेमे की तरफ से प्रधानमंत्री के किसी एक एक्शन पे, उसको कैसे देखते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्वीट किया वो एक कूटनीतिक ट्वीट है। अच्छा, मैं उसको मानवीय संवेदना कह रहा हूँ, आपने उसको कूटनीति कहा। मानवीय संवेदना का उसमें समावेश था, लेकिन वो एक कूटनीतिक घटना है, और ये जो एक प्रोटोकॉल का भी तरीका है। इतनी बड़ी फॉर्च्यून आई, आप और कुछ नहीं कर सकते, इतना कर सकते हैं। फिर ये एक तरीका और भी है इस ट्वीट का,
प्रतिक्रिया तो भारत से हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री दोनों को ये देखना था कि इस ट्वीट की प्रतिक्रिया पाकिस्तान से क्या होती है। वहां तो साहब मामला लाल होट है, निछावर हुए पड़े हैं मोदी पर। निछावर हुए हैं, लेकिन उसके बाद क्या? यहाँ पे प्रतिक्रिया बड़ी जो है एक वर्ग की जो है, जो उसको राइट विंगर्स की एक वर्ग की जो है बड़ी तेज प्रतिक्रिया है। वो इसी खौफ से ज़्यादा थे कि अभी इन्होंने ट्वीट किया, अब ये जो है पाकिस्तान को मदद करेंगे। ये लोग, मैं इन लोगों को जो है ऐसे इस वर्ग को जो है ये कहूँगा कि ये लोग जो है भावना से, में सही भावना होते हुए भी जो है उनकी समझ जो है और दूरदर्शिता दोनों ही पे विलोपित है उन लोगों को होती है, तो समझ नहीं पाते चीज़ों को, प्रतिक्रिया देते हैं। ये लोग ये भूल जाते हैं जब कोरोना का जब आउटब्रेक हुआ था, भारत ने जो है वैक्सीन बना लिया था, भारत ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी की। बहुत से गरीब और पिछड़े देशों को, खासतौर पर अफ्रीका में, एशिया में भारत ने अपनी पहल पे वैक्सीन मुफ्त दिए। क्या भारत ने पाकिस्तान को दिया था? नहीं। तो फिर ये बकवास लोगों को क्यों प्रतिक्रिया आती है इस बात पे? जब भारत ने वैक्सीन जो उसका था वो नहीं दिया पाकिस्तान को, भारत ने कहा दिया? जो यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी होती है वहां दिया, वहां से गया हो गया, भारत डायरेक्ट कुछ नहीं। अब यहाँ पे मैं, जो राष्ट्रवादी खेमा है भारत का, जो जल्दी रिएक्ट करने का आदती है, अच्छी भावना है, लेकिन समय उनका टाइम कैलकुलेशन अलग होता है। पाकिस्तान ने क्या कोरोना वैक्सीन मांगी थी भारत से? उन्होंने मांगी भी नहीं। लेकिन अब जब उनके यहाँ प्याज नहीं है, जब उनके यहाँ टमाटर नहीं है, जब उनके यहाँ खाने की किल्लत, अभी तो गेहूं, जिनको गंदम कहते हैं, तो गेहूं, चावल और ये तमाम चीजों की और है। आगे जो उनका इकोनॉमी है वो कपास बेस है, तो कपास उनका सत्यानाश हो गया, उसकी फसल। तो अब अगर मान लीजिए पाकिस्तान ने मांग लिया मदद, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के ट्वीट और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं एक अच्छा खासा समय बीत गया है, कुछ भी इनिशिएटिव अभी तक नहीं है। नहीं, उसमें देखिए दो चीज समझ लीजिए। भारत से मदद मांगना एक चीज है, और उस मदद का ही एक पार्ट है कि पाकिस्तान जो है भारत से अपने ट्रेड रूट खोले। एक होता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एड देना, मदद करना, मदद मांगना, और एक होता है कि अपने यहाँ जो विकराल रूप से जो बढ़ती हुई महंगाई और इन्फ्लेशन और बाहर से महंगा खरीद ना पाने की स्थिति में अपनी जनता को खिलाने के लिए कम दामों में सीमा पार से सामान को लाना, वो व्यापार हो गया। उसके लिए ट्रेड 5 अगस्त 2019 में कश्मीर में 370 के बाद जो है उन्होंने एक तरफा बंद कर दिया था, उसको खोलना। अभी तो बात ये है कि अभी मदद मांगना तो दूसरी बात है, जो उनकी सबसे बड़ी खुद की उनकी मदद हो सकती है कि वो ट्रेड रूट खोलें। यहाँ से जो बेसिक कम्युनिटीज की जो आलू, प्याज, सब्जी, तेल जो है वो कम से कम जाकर जो है पहुंचे उनके पास, ताकि उनका जो हाई इन्फ्लेशन और जो उसको लेकर इन्फ्लेशन उसी से होकर हुआ और जो जितने दाम बढ़े वो नीचे आए। पाकिस्तान में एक प्रैक्टिकल आदमी के हिसाब से जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने एक बयान दिया कि हमको जो है ट्रेड रूट खोलना चाहिए। ये उसकी एक एज ए फाइनेंस की वो जान रहा है कि हमारे पास कितना है और कितने की देनदारी, कितनी लेनदारी है। हम जब उसको अपनी लोगों को खिलाने के लिए बाहर लाएंगे, कितना हमारा बिल, एक्सपोर्ट बिल बढ़ेगा, तो हमारी जो इकोनॉमी अभी मुश्किल से हमको पैसे मिले हैं सब उसमें चले जाएंगे। तो एक सबसे शॉर्टेस्ट होता, लेकिन उस पर कोई भी, उस पर जो है पॉलिटिकल क्लास उनकी जो है, उनकी गवर्नमेंट उस पर निर्णय नहीं ले पाई।
फाइनेंस मिनिस्टर का ये इच्छा थी वहाँ पाकिस्तान के कि ट्रेड यूनिट खोले जाए, लेकिन शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, नहीं खोला, क्योंकि वो उनके लिए सुसाइड होता। सुसाइड ये होता कि एक तरफ तो वो खोल के जनता को तो थोड़ा रिलीफ दे देते, लेकिन वो खोलते तो नेशनली जब खोला जाता है तो ऐसा नहीं होता पाकिस्तान ने खोल दिया, उससे पहले बैक चैनल में बात होती है, मतलब उन्होंने खोल दिया और हमने कहा कि हमारे हम तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो इतना रिस्क नहीं ले सकते, वो खोलेंगे तभी जब जो है आपकी किसी स्तर पे क्या मैं कहूँगा सीधे प्रधानमंत्री के स्तर पे जो है हरी झंडी मिल चुकी हो गई तभी खोल गई। लेकिन वो यदि ऐसा काम करते हैं तो इमरान खान जो लगातार जलसे कर रहा है, उसकी पॉपुलरिटी अभी भी बहुत तगड़ी बनी हुई है और वो लगातार घूम के जो है इस सरकार से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़ा हुआ है। तो ऐसे इसमें और वो बराबर ही कहते ही रहा मोदी का यार ठप्पा लगाया रखा था नवाब शरीफ पे, मोदी का यार गद्दार गद्दार गद्दार। तो ऐसी शहर में जो खोल जाता है तो फिर वही पुरानी 4 साल पहले जो 5 साल पहले आरोप लगाए थे वो ठप्पा लग जाता है, और फिर जो है जो उनकी जैसे उनके रेडिकलाइज सोसाइटी है वो इसको भी बाय आउट कर लेते। तो उनके लिए दो धारी तलवार थी, इसलिए उन्होंने नहीं किया। अब पाकिस्तान की समस्या ये है कि पाकिस्तान की बाढ़ से तो निपट लेगा, पानी आ गया, लेकिन जो बाढ़ का पानी ठहर गया रुका और जिस तरीके से और रूरल इलाका जो उनके एग्रीकल्चर लैंड है जो उन्हें प्रोड्यूस करना है, समस्या तो इकरा लग रही है आगे 6 महीने में आने वाली है। जहां इनकी कैश क्रॉप आपकी कॉटन होती है वो बर्बाद हो चुकी है, गेहूं की बुआई का समय आ गया है, पानी है, गेहूं बुआ नहीं सकता। फिर ठहरे पानी का उनका जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही नगड़ है, तो उससे होने वाली वो सामान्य बीमारी जो हमारे यहाँ नहीं होती, टाइफाइड, हैजा, कॉलरा, ये सारी चीज, मलेरिया, फिर भूख, जो अभी जो है पाकिस्तान मीडिया जो है छुपाए हुए बात को, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन ने बात की है कि वहां पर जो है अराजकता जो है नीचे लेवल पे आ चुकी है। जो लोग मकान छोड़ के गए थे तो उनके घर खाली हो गए, लोग लूट रहे हैं, कुछ और है, जिसके बाद खाने को उसे लोग छीन के खा रहे हैं। तो ये स्थिति ऑलरेडी है जो कि बयान नहीं हो रही, ये इसकी कहानियां छन के बाद में। अच्छा, इस पॉइंट को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा वापस जाता हूँ ट्रेड ओपन करने वाले पे। भारत के पर्सपेक्टिव से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के साथ ट्रेड खोलना, अगर बंद उन्होंने किया है, खोलना उनको है। आपने कहा वो बिल्कुल सही है डिप्लोमेसी में वो जब तक बैकडोर से बात नहीं होगी तब तक वो खोलेंगे नहीं, या जो भी है। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड खुलता है, इसमें फायदा तो भारत का ज्यादा होना चाहिए या है, या मेरी समझ गलत है? देखिए इस वक्त तो फायदा जो है पाकिस्तान का होगा, ट्रेड खुलता है, जरूरत उनकी नहीं, जरूरत उनकी है, लेकिन चूंकि हम इसको इस तरह समझिए आप कि पाकिस्तान से जो है बॉर्डर खुल जाना महत्वपूर्ण नहीं भारत के लिए, भारत से पाकिस्तान माल जाना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि वहां से आपको ये मालूम हुआ कि वहां पाकिस्तान से सीमेंट आती है, भारत वहाँ सीमेंट जो है पंजाब उस इलाके में जो है वहां सस्ता पड़ता है, वहां से सीमेंट आती है। भारत को चाहिए यदि खोल रहे हैं तो शर्त होगी भारत की पूरा अफगानिस्तान वाला रूट, भारत को उसमें बेहतर, क्योंकि अफगानिस्तान को ऐड जाते समय इन्होंने भारतीय काफिला रोका था, तो वो वहां से जो थ्रू अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया माल बाय रोड भेजने का है, भारत का तो मंसूबा वो है। तो आज की स्थिति है और डिप्लोमेसी और रियल पॉलिटिक्स बहुत ही क्रूअल होती है, बिल्कुल सेंटिमेंट पे बिल्कुल नहीं चलती है। तो भारत जब पाकिस्तान की बात करें, मैं समझता हूँ कि यही हिचक है पाकिस्तान की भी, क्योंकि वो पहले स्टैंड ले चुके हैं। अफगानिस्तान जब जा रहा था तब नहीं जाने दिया था, और बीच में गया भी तो जो है उसमें काफ़ी शिकायतें भी आई कि बीच में गेहूँ गायब हो गया और जो है फिर वहाँ पे परेशानियाँ भी हुई।
लेकिन भारत अभी जो है तभी उस पर खोलेगा। मेरी अपनी रीडिंग यही है कि उनको अफगानिस्तान का पूरा रूट जो है इनको मिलेगा, देंगे, तब जाके खुल सकता है। तब शायद खुल जाए। लेकिन अभी तो फिलहाल तो देखना पड़ेगा भी क्या। अच्छा, कल ही परसों मैं एक ट्विटर स्पेस पे था, तो वहाँ अफगानिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल थे और कुछ लोग थे, और एक महिला थी जिसने इसी बात को कि साहब आप आज ट्रेड खोलने की बात कर रहे हो, इमदाद की बात कर रहे हो, और ये कह रहे हो कि सस्ता आलू और प्याज इंडिया से मंगा लिया जाए, और जब हमारे यहाँ मुसीबत थी और इंडिया ने हमारी मदद भेजी तो उस मदद को आपने रोक लिया। तो पाकिस्तानियों से काफी उनका कन्फ्रंटेशन हो रहा था अफगानिस्तानियों का, और वो बात आपने भी कही। तो बिल्कुल, अब हम आते हैं वहां पे जो मुसीबत पाकिस्तान में आगे चल के होगी। तो आपका पड़ोसी अगर भूखा हो, नंगा हो, परेशान हाल पहले ही था, अराजक स्थिति है, और पाकिस्तान के कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की चर्चाओं पे मैंने यहां तक सुना कि वो कह रहे हैं कि अब हमारा नंबर है अगला श्रीलंका होने का। तो भारत के लिए ये कितनी बड़ी चिंता है भी कि नहीं है? देखिए, पारंपरिक रूप से देखा जाए तो ये हमेशा कहा जाता है कि यदि आपका पड़ोसी जो है सुखी नहीं है, वहाँ शांति नहीं है, तो आपके यहाँ भी नहीं होगी, देर से होगी। लेकिन राजनीति बिल्कुल अलग चीज है। आज के हिसाब से पाकिस्तान में जितनी अराजकता होती है, जितना कुछ दुश्मन होता है, वो भारत के लिए सुखकारी है। भारत को उनके घर में लगने से लगी आग से हमारे घर जलने की प्रक्रिया नहीं होगी शुरू। उसके ठीक उल्टे उनके यहाँ जब आग लगी तो उस आग से आप अपने अंदर जो कीड़े मकोड़े जो हैं उसको आग जला सकते हैं, और ये इसका फर्क रहता है। अच्छा, एक आपने जब कहा ना कि अपने अंदर, जो भारत के अंदर, आपके अंदर जो कीड़े मकोड़े मौजूद हैं उनको आप पहचान सकते हैं, तो एक ये मैंने काफी सालों बाद ये पहला कोई ऐसा वाकया देखा है कि पाकिस्तान में इतनी हाय तौबा मची है, इतनी परेशानी मची है, और भारत का जो तथाकथित पाखंडी शुद्धतावादी जो सेकुलर खेमा था, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे सोकॉल्ड बुद्धिजीवी हो, वहां से अभी आई लव यू पाकिस्तान जैसी कोई चीज नहीं आ रही है। देखिए, इसलिए नहीं आ रही है ना, एक तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं, क्या देंगे आप, और दूसरा जो देगा, आज सोशल मीडिया का जमाना, देकर देखने कोई दे दे। इन्हीं शाहरुख खान ने जो है, जो पिछली बार 2010 में भूकंप में बाढ़ आई थी, पेशावर सुसाइड में आई थी, तो भारत ने पैसा दिया था। आज दे दे, आज नहीं दे सकते। इच्छा होगी चाह कभी नहीं दे सकते। और वहां पर जो है अभी जो भी इनका भी बेल आउट IMF से इनको मिला है 3 बिलियन इंडियन, तो उनकी चिंता तो बहुत बड़ी ये है कि जनता को खिलाने के लिए जो चीज जरूरत है, पाकिस्तान भारत की तरीके से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन उन कृषि प्रधान देश की हालत ये है कि उनको जो है पिछले कुछ सालों से गेहूं भी उतना नहीं पैदा कर पा रहे जितना में वो खिला सके। हाँ, तो उनको बाहर देना पड़ता है। अब आज की स्थिति में मैं कह रहा हूँ, समय परिस्थिति एकदम होती है, ये ऐसे उस समय में मुसीबत इनकी आई है, अब इनको गेहूं के लाने पड़े हैं। गेहूं को जब जो आपके बड़े आर्थिक रूप से जो समृद्ध है, उनको जो है गेहूं की रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, यूक्रेन जो कि 40% गेहूं विश्व को खिलाता है, वहां दिक्कत है, तो इनके लिए और दिक्कत है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये लाएंगे, खरीदेंगे, तो ये डॉलर देंगे, तो अपना तो कुछ पैदा कर नहीं पा रहे, तो जो उधार से पैसा मिल रहा है वो सब जो है रिहैबिलिटेशन में लगाएंगे या अपनी जनता को खिलाने में लगाएंगे। वो चीज जो कि 10 रुपए की भारत से मिल सकती है, वो दुबई या कहीं से जो है 30 रुपए में ला के देंगे।
हाँ, उससे ध्यान आया अभी मैंने कहीं देखा कि सऊदी से इन्होंने कुछ प्याज और आलू मंगाए हैं। वो साहब उस प्याज के पीछे की कहानी क्या है कि वो प्याज भारत से गया सऊदी और फिर उन्होंने सऊदी से मंगाया। तो यहाँ पर एक वही बात हुआ ना कि यहाँ से सऊदी जा रहा है, उसकी कॉस्टिंग हुई, शायद तुर्की भी, हाँ जो भी है, सऊदी का, हाँ सऊदी से मंगाया इन्होंने, वहां से वहां जा रहा है, तो कॉस्टिंग उनकी बढ़ गई ना। तो मेरा यही कि शुरू में चल रहा, बाद में तो ये सबके संग दिक्कत आने वाली है। फिर ये जो है कॉटन इनकी कैश क्रॉप थी, जिससे पाकिस्तानी कॉटन अच्छी उसका क्वालिटी का माना जाता है, उससे जो है ये आयात का उसको इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट करके सॉरी डॉलर आता था। आज की हालत ये है कि वो साफ हो चुका। अच्छा, पाकिस्तान की दुर्दशा, उसमें भारत का पर्सपेक्टिव ये हो गया। इनका मुस्लिम उम्मा क्या कर रहा है? देखिए उस मुस्लिम उम्मा कुछ है नहीं ना, मुस्लिम उम्मा कहाँ है? मुस्लिम उम्मा की बात नहीं निकल, अब मुस्लिम उम्मा एक सिर्फ नाम रह गया है और जो पाकिस्तान में बोला जाता है। इसके अलावा मुस्लिम उम्मा तो मैंने पिछले 4-5-3 साल से तो कम से कम कहीं सुनने को तो नहीं दिखा हमको। जैसे नहीं, मुसीबत के दौर में जकात के पैसे तो जकात तो निकलती होगी भाई। देखिए ऐसा है कि आदमी तब देता है जब उसके पास सरप्लस होता है। आप क्या समझ रहे हैं? सऊदी अरेबिया में खेती होती है क्या? सऊदी अरेबिया का जो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा कर रहे हैं, जो यूक्रेन और रशिया वॉर हुई है, उसे तो उनकी भी लड़खड़ाया मामला भाई। वो तो सब चीज तेल के दम पे खरीदते हैं ना। अब हमने जब मुस्लिम उम्मा की बात शुरू की, हाँ। तो वहां से लेके चलते हैं थोड़ा सा यूरोप अमेरिका की तरफ भी। वहां से भी इनको बहुत ज्यादा मदद नहीं आ रही है। भाई वो अपनी मदद करेंगे कि आपकी मदद करेंगे? बस वो अपनी मदद करेंगे। तो दुनिया का नियम है। किस प्रभाव से? कोरोना की वजह से। कोरोना तो चलिए हो गया उनका, उसके बाद से कोरोना के बाद भाई यूरोप की तो अलग कहानी है ना। यूरोप का यूक्रेन और रशिया वॉर की सबसे तगड़ी मार तो यूरोप को पड़ी है। वहां पर जो है जो बेसिक जो है ऊर्जा, गैस, जो उनका जो पूरा सिस्टम चलता था वो गैस और आधारित चलता था। वहां पर भी मैं देख रहा था कि इटली के जो है लोग बिल जो है जला रहे हैं, क्योंकि वहां पर कॉस्ट एनर्जी की कॉस्ट जो है बढ़ गई है, तो नेचुरल बिजली के बिल बढ़ गए। यूएस में भी यही स्थिति है महंगाई की, ऑस्ट्रेलिया हर जगह ये वैश्विक है, ये रिपल इफेक्ट है। अब ये इसमें कौन कितने तैयारी पहले कर सकता था, क्या दूर से कर सकता है, किसने अपने कोई एक कर दी बैकलॉग बना रखा है, वो क्या करता है, ये उस देश के नेतृत्व के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। देश पे भी अब निर्भर नहीं करता। मैं अब वहां आ रहा हूं, हम कितने इससे बचे हुए हैं, राहत में हैं? क्योंकि बड़ा असंतोष है। आप चाहे यहाँ भारत के अपने यहाँ के विपक्षी पार्टियों को भी देख लीजिए, हाँ बिला वजह अभी चुनाव में 2 साल है। सत्ताधारी पार्टी जो सबसे पहले चुनाव मोड में आती है, अभी चुनाव मोड में आई नहीं, और यहाँ विपक्षी जो है चुनाव मोड में महंगाई 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 ऐतिहासिक रूप से कर रहे हैं, बिना अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखे हुए। देखिए ऐसा है कि मैं कभी मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्य मतलब है कि भारतीय जनता को पिछले 8 वर्ष स्थायित्व और दूरदर्शी नेतृत्व मिला। यदि ये नहीं होता तब इनको पता लगता है कि वाकई महंगाई क्या है। और अभी तो कष्ट कुछ हुआ ही नहीं। मेरा तो पहले से मानना है कि अभी तो कष्ट और बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव है कि जो है आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र, जो अन्य राष्ट्र जो है, जो अभी तुरंत कुछ ना कुछ तकलीफ में है, परेशान में है, वो कैसे उसको मीट आउट करते हैं, उसका असर आएगा। एक वो जो है जो वहां लहर चली है सुनामी की, वो कहीं ना कभी देर सवेर हमारे यहाँ भी दरवाजा खड़े, तब हमको जो है कुछ चीजें हमको संभालनी पड़ेगी हम सब। लेकिन हमें लगता है कि हम भाग्यशाली इस मामले में है कि हमने मूलभूत कई चीजें जो है भारत के नेतृत्व ने जो है पहले से देख रखी थी, इसलिए जो है हम पे जो है उतना धचका नहीं लगा। और क्योंकि हम खुद बनाने लगे,
हम सप्लाई चेन का में हम जो है कुछ जगह रहा बिल्कुल चाइनीज से हमारा इलेक्ट्रॉनिक पूरा है, लेकिन हम जो है उसको अल्टरनेट ढूंढ ले रहे हैं, और वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जिसके बिना हमारा पेट गुजारा ना चले। तो जो मूलभूत आपका जो है जीवन के लिए जो आवश्यकता है बेयर मिनिमम, वो भारत जो है प्रोड्यूस करने को और अपनी जनता को देने में समर्थ है, इसलिए हमारे यहाँ वो अराजकता नहीं आएगी। हाँ, प्रदर्शन ऐसा होता रहेगा, रोते गाते रहेंगे, वो तो बाद में कहानी पता लगी, 2-3 साल बाद यूरोप से लोग भाग के आए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अपने सैलाब की वजह से एक ऐसा उदाहरण बन गया कि आज पाकिस्तान की मदद न उसका मुस्लिम उम्मा कर पा रहा है, न उसका सबसे बड़ा सो कॉल्ड मित्र जो कि इस सैलाब का सबसे बड़ी कारण भी है चाइना, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। उसने एक चंदे की रस्सी थोड़ी सी फाड़ के दे दी। न यूरोप की तरफ से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आर्थिक जो मंदी है या पोस्ट कोविड और साथ में रशिया यूक्रेन वार, इन सबका जो मिला जुला असर है, उस असर से जिस स्तर में जिस लेवल तक शेष विश्व प्रभावित हुआ है, हम अभी उतने स्तर तक प्रभावित नहीं हुए हैं। मैं तो कहूँगा अभी तक बिल्कुल आप प्रभावित नहीं है। आप होंगे, है नहीं, अभी होगा आप पे, अभी नहीं होगा। अभी मजाक की बात नहीं है कि 100 रुपए किलो टमाटर पर यहाँ सड़कों पर नारे उछलते हैं। हाँ, ठीक है। 100 रुपए किलो प्याज जाती है तो यहाँ सड़कों पर नारे उछलते हैं। हाँ, तो ऐसे में हम पाकिस्तान से कोई बराबरी नहीं कर रहे हैं, और जबकि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं है कि हम लोगों को या यहाँ ये समझाने का प्रयास करें कि साहब वहाँ पड़ोस में 600 किलो है तो आपके यहाँ 100 किलो है, बहुत है। लेकिन एक राजनीतिक समर्थ नेतृत्व 8 साल से जो सरकार चल रही है भारत में, उस पर जो विश्वास शेष विश्व ने बनाया है, और उस नेतृत्व ने, पॉलिटिकल नेतृत्व ने जो शेष विश्व पर अपना प्रभाव डाला है संभवतः, और अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर जो काम किया है, ये संभवतः उसका मिला जुला असर है कि हम अभी भी उससे अछूते हैं। बहुत ज्यादा असर हमारे ऊपर नहीं है। हालांकि आपकी चिंता वाजिब है, इसे फिर कभी अगली चर्चा में हम डिस्कस करेंगे कि आगे हमारा आर्थिक फ्रंट पर और बाकी चीजों पर ये जो वैश्विक मंदी आ रही है या वैश्विक क्राइसिस जो इस तरह की तमाम आ रही हैं, उनका क्या असर पड़ेगा। जी, कि जब एक यूक्रेन और रूस के इतना लंबा खिंच गया मामला, अब जो है ये श्रृंखला है, ये कन्फ्रंटेशन और बढ़े, क्योंकि जब आदमी का जब स्थायित्व विश्व में रहता है तब गुर्राना उर्राना चलता है। जब जो है समीकरण बैलेंस जो है विश्व का बिगड़ जाता है, तो फिर कोई इधर भागता कोई इधर भागता है। तब जो है आपकी जो पारंपरिक जो आपके नॉर्म्स थे उसके तहत परिणाम नहीं निकलते, वो फैक्टर्स काम नहीं करते। ये जो डिसबैलेंस हुआ है यूक्रेन रूस के बाद, इसके ही कंटिन्यूएशन में भी और होगा, कहीं और से होगा। और मैं बहुत जो आप किसी पिताजी और बाबा को जमाने का याद हो किसी को, मेरा तो मानना ये है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय जिस तरीके से राष्ट्र में जिस तरीके से जो है कंट्रोल किया गया था, हम एक ना एक दिन भारत देखेंगे, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। जब हर तरफ आग लगेगी तो आग की पहली प्राथमिकता हो कि हम आग में नहीं छूटे। आप यदि आग से छूटने से अपने को बचा भी लेंगे बहुत लंबे समय में, तो उस जरूरत में की कीमत आपको जो है अपने यहाँ, क्योंकि डिमांड सप्लाई पूरे विश्व की बिगड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो आप दे सकते होंगे, और कोई ऐसी चीज होगी जो आपको लेना ही पड़ेगा। आपकी इन तमाम आशंकाओं से मन थोड़ा डर तो रहा है, लेकिन सच से कब तक मुझ छुपाया जाता रहेगा। ऐसे में थोड़ा हम संतोष तो कर सकते हैं ना कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो गए, हाँ, और जो हमारी जीडीपी है वो 2 अंकों में और बड़ी मजबूती के साथ आगे जा रही है। आधे से लोगों को तो पता ही नहीं होता जीडीपी क्या होती है, तो मैं तो इस पे बात ही नहीं करता। आधे क्या, बहुत ज्यादा लोग 90% लोगों को नहीं मालूम होता। ये चौचलेबाजी है।
आपको सिर्फ एक ही चीज से, ना जीडीपी से आपको प्रसन्नता होनी चाहिए या संतोष होना चाहिए, ना जो है इस चीज से कि आग नहीं लगी। आपको संतोष इस बात से होना चाहिए कि आपके पास जो है स्थायित्व जो 8 साल के लिए एक नेतृत्व का मिला है और दूरदर्शी नेतृत्व का मिला है, जिससे भारत ने जो 2014 से पूर्व की भारत की विश्व में स्थिति थी उससे हटके भारत केंद्र की स्थिति में आ गया है। इसलिए भारत को काफी कुछ बचा दिया। और ये भारत की का प्रारब्ध ही है। नहीं तो यदि ये यही सब चीजें यदि किसी और के 2014 के पूर्व में आया होता तो जो आग पाकिस्तान में लगी है वो आपके यहाँ भी लगती। बिल्कुल, 2 साल बाद, अब 2 साल से भी कम वक्त है, 2024 आएगा, 24 के बाद एक बार फिर 5 साल की सरकार आएगी और हमें इस बात की आशा करनी चाहिए और एक सधी निगाह रखते हुए आशा करनी चाहिए शेष विश्व पर कि हम इससे बहुत जितना संभव हो सकेगा कम से कम प्रभावित होंगे। और इस पर एक विशेष चर्चा हम फिर आपके साथ, मैं बार बार कहता हूँ, कहूँगा कि कम से कम की बात छोड़ दीजिए आप जी। आप इसकी बात कीजिए कि इस आग से आप बिना कुछ बहुत कीमत दिए निकला कम से कम कुछ नहीं होता। आपको जलना, अच्छी बात है। हमें कितना जलना होगा इस ताप पर, वो तो जनता की, इस ताप पर हम फिर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान की बदहाली और उसकी बदहाली से खुश होने वाले हमारी भारतीय मानसिकता, और निश्चित रूप से दुश्मन अगर परेशान हो तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा गलत नहीं है। मैं बहुत ज्यादा मानवीय भावना से प्रोत होकर ये नहीं कहूंगा कि साहब ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर वो दुश्मन है हमारा, तो अगर वो दर्द में है, तकलीफ में है, तो हमें खुशी मनाने या खुश होने, मनाना नहीं, खुश होने में का नैतिक अधिकार तो है ही। खुश होने का नैतिक अधिकार होना, लेकिन दुखी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमें संतोष होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के बाद, जैसे होता ना कि आपके पास एक शगुन भेज दिया 151 रुपया और खुद गए नहीं आपके यहाँ शादी में, है ना, तो वो एक बहुत इंटरनेशनल पोजिंग दे देता है कि साहब हमें आपकी चिंता है, लेकिन आपके कर्म ऐसे हैं कि हम आपसे बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रख सकते। धन्यवाद पुष्कर जी। और दर्शकों, हमें उम्मीद है कि हमारी ये चर्चा पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान के सैलाब को लेके, उनके यहाँ आए आजाद को लेके आपको पसंद आई होगी। आगे हमें लगातार हमारी चर्चाओं को सुनने और देखने के लिए हमें उम्मीद है कि आप प्रारब्ध को सब्सक्राइब करेंगे और अपना आशीर्वाद लगातार देते रहेंगे। इसी के साथ हम आपको एक बार फिर नमस्कार करते हैं। नमस्कार।